आज आप सब लोग किसान लोग यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं, क्या वजह है, किस लिए आए हैं आप सब? देखिए, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का दल है और क्योंकि अच्छे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं जो हर व्यक्ति की सुने और किसी की अगर शिकायत आती है उस पर काम हो तुरंत, और अच्छे काम किए इन्होंने पिछले कुछ समय में। ज़्यादा समय इनको यहाँ नहीं हुआ, अब आगे इनका रिटायरमेंट भी है, तो हम लोगों का ये था कि इनका मान सम्मान किया जाए, जिससे और एक सरकार से मांग मैं आपके लगजात बता दूं कि हमारी ये कि जो एक्सटेंशन पीरियड जो सरकार बढ़ा सकती है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे अधिकारी को, क्यों आगे हमारा धान का सीजन आ रहा है, तो धान के सीजन में हमें किसानों को बहुत परेशानी होती है, हमारी कांटे नहीं लग पाते, तोल नहीं हो पाती प्रॉपरली, शिकायतें बहुत आती हैं, तो उस समय हमें ऐसा अधिकारी चाहिए होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम 2-3 महीने का एक एक्सटेंशन इनको आगे आगे बढ़े इनका, और जितना अगला भी मिले, और उस पीरियड के दौरान इलेक्शन भी आगे है, तो एक अच्छा अधिकारी जब यहाँ रहेगा तो मुझे लगता है कि हमारे धान की बिक्री में जो है बहुत आसानी हमें होने वाली। हमारी समस्याएं किसानों की सुनते हैं गन्ने के लिए, क्योंकि ये गन्ने के विभाग में पहले रहे हैं देहरादून में, तो इनका उस तरफ भी ध्यान रहता है। तो जो चीनी मिल स्टारगंज है उसका जो है नियमनीकरण हुआ है और उसको प्राइवेट मोड पे भी इन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और एक किच्छा में कोई एथेनॉल का प्लांट लग रहा है, और जब तक एथेनॉल नहीं बनेगा किसानों की फसल से, अब तो गन्ने से भी बन रहा है और बाकी मक्का से भी बन रहा है और बाकी फसलों से भी बन रहा है, चावल से, तो जब ये कमर्शलाइज होंगी हमारी फसलें, क्योंकि आज तक तो किसान जो है पिछले 75 वर्ष में खाली गरीब का पेट भरने के लिए माना गया है कि वो गरीब का पेट भरे और सस्ता अनाज अपना बेचे या लुटाए। तो हमारा ये मतलब है कि हम अगर गरीब का पेट भर रहे हैं, तो जो हमारी बाकी एक्सेस हो जाती है, कई बार फसलों कम दाम में हमारी बिकती है डिमांड सप्लाई की वजह से, जब ज़्यादा माल आ जाता है, तो वो फसल जो है जब एथेनॉल में जाएगी और एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होकर आएगा, तो एक अच्छा रेट जो है वो हमें कमर्शलाइज उसका मिलेगा, गन्ने का भी, हमारी बाकी फसलों का भी। तो एक अच्छा प्रयास है सरकारों द्वारा और ये आगे बढ़ता है। और उसमें हमारे डीएम साहब जो है बहुत कई बार हमें व्यक्तिगत तौर पे भी या किसी मीटिंग में वो ये जरूर कहते हैं कि आप गन्ना ज़्यादा लगाओ, क्योंकि गन्ने की जो फैक्ट्री है उसकी क्षमता भी बढ़ रही है और एथेनॉल प्लांट भी लग रहा है। यही मेरा है कि जब तक फसल का विविधीकरण नहीं होगा, जब तक हर फसल नहीं आएगी क्षेत्र में, तब तक किसान का भला इसलिए नहीं। अगर उसने मटर बो लिया तो मटर 4 रुपए बिक गया, अगर उसने इस समय धान बोया है तो वो धान सब्जी वाली स्टाइल में बिक रहा है, तो धान 1400, 1300, 1200 पीछे नूरी, और जैसे किसान के घर से खत्म होता है उसी दिन 300 से 400 रुपए बढ़ जाता है, तो किसान इस फसल को रख नहीं पाता। तो हमारी ये भी सरकार से डिमांड है कि अगर ये फसल धान की ऑफ सीजन की बोई जानी है या इस पर रोक लगानी है, जो भी फैसला हो, अगर बोई जानी है तो कम से कम हमें हर मंडी में ड्रायर जरूर एक हमें मिले, जिससे जो किसान धान लाए वो अपना ड्राई करके सुखा के 4 दिन रखे, महीना रख के बार्गेनिंग करे और उस पर सौदेबाजी करके बेचे। एमएसपी की बड़ी समस्या रहती है जी, अक्सर आप लोग ज्ञापन देते हैं, पंजाब हरियाणा की तरफ से धान खरीदता भी आप लोगों की मांग रहती है, इस सब्जेक्ट पर आपने उनसे बात की डीएम साहब से? देखिए, ये एमएसपी का सब्जेक्ट डीएम साहब का नहीं है, लेकिन गाहे बगाए हम मांग तो करते हैं, ये हमारा सेंटर का है मामला, स्टेट का भी नहीं है। तो वो हमारी मांग तो पुरानी है और उसमें सरकारें फंसी हैं, लेकिन सरकारें, एक आपके माध्यम से मैं एक छोटा सा गुणा भाग का बताता हूं कि सरकारें कहती कि 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए 23 फसल की एमएसपी देने का। मान लिया अभी सरकार 6% खरीदती थी, 8% खरीदती है, जिस दिन 10% खरीद लेगी ना सरकार हमारा गेहूं या हमारा धान मंडी से, उस दिन बाजार में जो प्राइवेट सेक्टर है वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे फसल नहीं मिलेगी। तो मैं सरकार से कहता हूँ 17 लाख करोड़ नहीं, आप 10 लाख करोड़ के, आप 8 लाख करोड़ खर्च करके सिर्फ हमारा 25% या 50% फसल जितनी हमारी बाजार में कोई भी आती है उसको आप खरीदने लग जाए, और खरीद के आपने बेचनी है, सरकार ने घर नहीं रखनी, वो पैसा फिर अगले साल उसका खुल जाना है। तो गेहूं का जो सीजन था उसमें ज्यादातर जो गेहूं है जी, वो प्राइवेट गया, हाँ बिल्कुल गया, सरकारी निशा से कुछ नहीं गया, नहीं गया। इसके लिए आपने बात की थी? नहीं, मैं इसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे इन चीजों की सबकी जानकारी है। क्या होता है कि जब डिमांड सप्लाई, आज धान मंडी में बहुत है तो 1300 बिक रहा है, 2200 उसका है अगर उसका रेट देखा जाए। गेहूं इस समय खत्म है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है यूक्रेन का जो जंग है रशिया का, तो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से विदेशों में भी वो महंगी है, वहां से जा नहीं पा रही गेहूं। और हमारे देश में पिछले 5 साल से जो फ्री अनाज की स्कीम चल रही है, और जितना गेहूं हमारा स्टॉक था, जो रिजर्व कोटा था, वो निकाल के सरकारों ने गरीबों के नाम पर जो बांटा है, तो गरीब तो मुझे लगता है कि उससे आधी गेहूं खाता है, आधी बाजार में बेचता है। तो वो जो हमारा एक स्टॉक था रिजर्व, वो भी निकल गया, तो सरकार के पास भी गेहूं नहीं है। अब सरकार को भी लग रहा है कि मुझे गेहूं खरीदनी है। यही मैं कहता हूं कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से ही किसान का जो है वो आगे भला होने वाला है, और डिमांड सप्लाई से अगर हम सरकारें खरीदेंगी नहीं और तो किसान का तो बुरा हाल होना। अब सरकार को मैं ये चाहता हूं कि चावल की स्थिति भी ऐसी पैदा हो, आपकी लाही की स्थिति भी ऐसी पैदा हो कि सरकार ढूंढे बाजार से
कि किसान मुझे गेहूं बेचे, किसान मुझे चावल बेचे और सरकार को मिले ना, तब किसान का भला होने वाला है। क्या आपको आशा है, उम्मीद है कि आपकी समस्याएं अभी हल हो जाएंगी? क्योंकि मक्के की बात भी करें, मक्के का भी पूरा रेट अभी नहीं मिला। देखिए, मैंने वही आपसे कहा कि किसान की समस्या आने वाले कुछ 2, 4, 5, 10 वर्षों तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक तो एग्रीकल्चर क्षेत्र घट रहा है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको पता है। दूसरा, एथेनॉल, अगर अभी हमारी जो रेडिको फैक्ट्री है अपने रामपुर में, वो बहुत सारा चावल लेती है, मैं वहां जाता रहा हूँ, बहुत सारा चावल लेके उससे वो अपना शराब तैयार होती है। तो मैंने कहा जब तक इनका कमर्शलाइज नहीं होगा, जब तक फसलें खाली खाने के लिए बेची जाएंगी किसान द्वारा, और सरकार ये कहेगी कि किसान जो है कि अपनी फसल पैदा करे और गरीबों को खिलाए, तब तक किसान का भला नहीं होना। जब तक किसान की फसल कमर्शियल बेस में नहीं जाएगी, जब तक उसका एथेनॉल नहीं बनेगा, जब तक उसकी शराब नहीं बनेगी, जब तक ये चीजें नहीं बनेगी, तब तक किसान का भला नहीं होना। और आने वाले समय में ये सारी चीजें बनेगी। एक लास्ट सवाल, आपने लिखा हुआ है अराजनीतिक। जी, क्या आप ये जो बात कर रहे हैं ये अराजनीतिक है? राजनीति और अराजनीति, ये तो हम जो भी मांग करते हैं, क्या वो राजनीतिक मांग नहीं होती? नहीं, क्या वजह? नहीं, मुझे एक बताइए कि मैं आपके सवाल का, मुझे बताइए कि मैं नेपाल जाके मांगू वहां के राजा से, या मैं बांग्लादेश में जाऊं? जब मैं इस देश का रहने वाला हूं, राजनीतिक तो आदमी उस दिन हो जाता है जिस दिन वो 18 साल का होकर वोट डालने जाता है, तो किसी पार्टी को चुनता है। हमने भी किसी न किसी को वोट दी, राजनीतिक है हम, लेकिन हम राजनीति करते नहीं। हमें जो सरकार आनी है उससे हमने काम लेना। हमने ये नहीं है कि ये सरकार नहीं बनानी और इसे खड़ा कर दो, हम इसके साथ नहीं, हम फलानी सरकार को वोट डलवाएंगे, वो कन्विंसिंग हम कहीं जाकर नहीं करते।